आजा बेटे फरीद, तू भी आजा। अम्मी इतने से? बेटे देर तो हो गई, मगर तुम सबके लिए बहुत सारी चीजें लाई। क्या क्या अम्मी? बेटे आपकी सालगिरह के लिए प्यारे से कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, मिठाई, खिलौने, बहुत सारी चीजें लाई। अम्मी की सालगिरह पे अम्मी बहुत सी चीजें लाती है। बेटे मुन्नी एक है ना, और तुम दोनों दो माशाल्लाह। अरे रमजानी, खादिम। जी बीबी जी। जाओ गाड़ी में से सारा सामान ले आओ। और सुनो खादिम, तुम लोगों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, ना सामान ठीक किया है और खाने का क्या किया? सब हो जाएगा बेगम साहबा। क्या हो जाएगा? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। सब काम अपने वक्त से खत्म हो जाएंगे बेगम साहबा। जाओ बातें मत बनाओ, जाकर सामान लेकर आओ। हेलो। ओह कैसा बहन, कैसी हैं आप? बस क्या बताऊं, सारा दिन हो गया काम करते करते, और ईमान से क्या बताऊं कि काम खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, सालगिरह है ना, और वो भी हमारी आसिया बेटी की। आज कब तक आ जाएंगी? जी मैं किस सिलसिले में हूँ? क्या मतलब? आप क्यों नहीं आएंगी? भाई परेशान मत करो बेचारी को, मकसद की बात करो। तो मतलब ये है कि आप आसिया बेटी की सालगिरह कर रही हैं, और मैं सिर्फ सालगिरह पर नहीं आ सकती। आप नहीं आएंगी तो सालगिरह भी नहीं होगी। तो फिर मेरे आने की सिर्फ एक ही सूरत है, इसी सालगिरह पर आसिया और इरफान की मंगनी का ऐलान भी कर दिया जाए। चलो बहन। क्यों, आपको कोई इतराज है क्या? इतराज क्या हो सकता है, जब आपने आसिया के पैदा होते ही उसका नाम इरफान के लिए रख दिया था। पहले नाम रखा था, अब मंगनी का ऐलान करना चाहती हूँ। अच्छा जी, जो जी में आता है करें। बेटा भी आपका और बेटी भी आपकी। मुझे तो दोहरी खुशी होगी, इतनी ज्यादा कि बयान नहीं कर सकती। अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब। मुबारक हो बहन। शुक्रिया। देखिए हमारी बेटी कितनी अच्छी लग रही। माशाल्लाह। मेहमान तो सब आ गए हैं, लेकिन ये कैसरा बहन कहाँ चली गई? कैसरा बहन? कितनी आरज़ू थी बेटी की आपको। आज आसिया की मंगनी है, लोग मुझे मुबारक दे रहे हैं सरताज। भाभी, खुशी के मौके पर रोना कहाँ की अक्लमंदी है। ये खुशियों के दिन ही तो बिछड़े हुए लोगों की याद और टूटे हुए रिश्तों के जख्म हरे कर देते हैं। मरने वालों के साथ कोई नहीं मर सकता भाभी, आप दिल छोटा ना करें। दिल छोटा कहाँ है भैया, जिस दिल के 3 चांद से टुकड़े मौजूद हों, उससे बड़ा और कौन हो सकता है। आइए बाहर चलें, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। बे तुमने तो कमाल कर दिया है कैसरा, सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो गए। आप सब बातें छोड़िए जी, भाभी आसिया बेटी को तो देखिए। ओहो, मेरी दुल्हन रानी को तो देखो, पूरी चांद परी लग रही है। और दुल्हनिया को तो देखो, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और इतना प्यारा जेवर हमारी बेटी ने कहाँ से लिया है? अम्मी लाई थी।
बच्चों को इतना जेवर पहनाना अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ बहन, कोई भी जेवर के लालच में आकर बच्चों की जान का दुश्मन बन सकता है। तो रस्म अदा की जाए भैया। जी भाभी, बिस्मिल्लाह कीजिए। लो बेटे, ये अंगूठी अपनी दुल्हन को पहना दो। और ये मेरे बेटे की अंगूठी है। मुबारक हो कैसा। तुम्हें भी बहन। मुबारक हो भाभी। आपको भी भैया। और अब आसिया केक भी काट ले। आइए आइए। आओ। चलो बेटे, भूख मारो, बच्चे में जाओ। लो खाओ। अम्मी हम खेलने के लिए जाए? जाओ बेटे। अम्मी मैं भी जाऊँ? आपने भी जाना है? खादिम, जी बीबी जी। ये आसिया को भी बच्चों के कमरे में ले जाओ। भाई कैसा, वो प्रोग्राम का क्या हुआ? अभी होता है, चलिए। मलमल के कुर्ते पे रेशम की जाली, मलमल के कुर्ते पे रेशम की जाली, आंखों में डाले हैं होठों पे लाली, होठों पे लाली। अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। मलमल के कुर्ते पे रेशम की जाली, आंखों में डाले हैं होठों पे लाली, होठों पे लाली। अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, सीने में अनजाने अरमान जागे, जाने हो क्या देखिए आगे आगे। सीने में अनजाने अरमान जागे, जाने हो क्या देखिए आगे आगे। रह के लचके बदन की ये डाली, रह के लचके बदन की ये डाली, आँखों में डोरे हैं होठों पे लाली, होठों पे लाली। अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, जब से खबर मुझको देगी हुई है, मेरे लिए कितनी मुश्किल हुई है। जब से खबर मुझको दिल की हुई है, मेरे लिए कितनी मुश्किल हुई है। लगने लगी मुझको ये जुल्फ काली, लगने लगी मुझको ये जुल्फ काली, आँखों में डोरे हैं होठों पे लाली, होठों पे लाली। अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। मलमल के कुर्ते पे रेशम की जाली, आँखों में डोरे हैं होठों पे लाली, होठों पे लाली। अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। आसिया कहाँ? हमारी होगी। खड़ी क्यों हो? बच्चों के आने तक बैठ जाओ। नहीं बस। अम्मी आसिया का? बेगम साहबा, बेगम साहबा, आसिया अंदर नहीं है। क्या कह रही हो? कमरे में नहीं है? तो फिर कहाँ गई? मुझे क्या खबर बेगम साहबा? इरफान, कहाँ है आसिया? हमारे साथ तो नहीं थी अम्मी जान। खुदा खैर करे।
उसने जेवर भी पहन रखा है। जेवर, जेवर। कहाँ जा रहे हैं आप? जी रावलपिंडी। वहाँ कोई अजीज रिश्तेदार हैं? जी इस बच्ची के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल हकीम। बच्ची का क्या नाम है? इस बच्ची का नाम शमा है। तो रावलपिंडी में आप मुलाजमत करते हैं? जी हाँ, मैं एक अमेरिकन साहब के यहाँ मुलाजिम हूँ। मेरा मुलाजिम भी घर से गायब है इंस्पेक्टर साहब। यकीनन वही मेरी बच्ची को उठा कर ले गया है। वो बड़ा जालिम है। वो एक माँ से पहले जब छलनी कर गया है। हौसला कीजिए बेगम साहबा। हौसला करने को उस माँ से कहते हैं जिसकी आंखों का नूर को छीन कर ले गया हो। मुझे तो सारी दुनिया अंधेर नजर आ रही है। खुदा के लिए इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए। कहीं वो जालिम जेवरों के लालच में मेरे बच्चे की जान न ले ले। हिम्मत करो कैसरा, आसिया जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। मैं जरा इस बच्ची के खाने के लिए कुछ ले आऊं। जल्दी आइएगा, गाड़ी यहाँ थोड़ी देर ही रुकती है। बस यूं आया कि आया। अब्दुल हकीम, जल्दी आओ, गाड़ी चलने वाली है। सरताज, आपकी आसिया को कोई मुझसे छीन कर ले गया है। मैं किससे फरियाद करूं, किससे कहूं? हौसला करो कैसरा बहन। हौसला कैसे करूं बहन? मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई है। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। पुलिस वाले उसे तलाश कर रहे हैं। मुलजिम बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाए। लेकिन माँ के डूबते दिल को तो अंधेरे ही अंधेरे दिखाई दे रहे हैं। खुदा के लिए अंधेरों को दूर कर दीजिए भैया। मेरी बेटी को कहीं से ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अभी सब ठीक हो जाएगा। सुना भैया, भैया मेरा दिल डूबा जाएगा। हौसला कीजिए भाभी। और इस बेचारी की आंखें जाया हो गई। इसका तो वारिस भी कोई नहीं। तो मैं इसके बाप को जानता हूँ। वो अचानक गाड़ी चल जाने की वजह से बराबर वाले डब्बे में सवार हो गया था। तुम्हारे बराबर वाले डब्बे में तो कोई भी नहीं बचा, बस लाशें ही लाशें थी। तो फिर ये बेचारी इस दुनिया में अकेली रह गई। इसके बाप ने बताया था कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल तना डॉक्टर। इसका नाम शमा है और इसके बाप का नाम। हाँ हाँ, क्या है इसके बाप का नाम? इसके बाप का नाम याद आ गया। इसके बाप का नाम अब्दुल हकीम था। गखड़ के करीब खैबर मेल और मालगाड़ी का हादसा, सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। बहुत बुरा हादसा हुआ। दिन ही बुरे हैं। किसी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं। हेलो, रहमान बोल रहा हूँ। जी, क्या कहा? खादिम गिरफ्तार हो गया है? भैया जी बेटे, मैं यहाँ भी हाजिर हूँ। मुबारक हो भाभी। मैंने कहता था आसिया मिल जाएगी। मेरी बच्ची मिल गई। लाख लाख शुक्र है। जल्दी कीजिए, मुझे मेरी आसिया के पास ले चले। साहिबा, बच्ची को खैबर मेल के एक डब्बे में अकेला छोड़कर खुद उतर गया। वही खैबर मेल जिसका एक्सीडेंट हुआ था। भैया, मेरी बच्ची। रहमान साहब,
आप अस्पताल जाकर जख्मी और मरने वालों की फहरिस्त से पता कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बच्ची जिंदा हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। सनूबर, तुम भाभी को लेकर घर चलो, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। आपकी बच्ची का नाम जख्मियों की फहरिस्त में नहीं। उसकी माँ तो मर जाएगी डॉक्टर साहब, हो सकता है कि किसी दूसरे वार्ड में हो। ये लिस्ट हादसे के मुकम्मल जख्मियों की फहरिस्त है, और जहां तक मरने वालों और लावारिस लाशों का ताल्लुक है, उन्हें दफन कर दिया गया। तो फिर क्या किया जाए डॉक्टर? कुछ नहीं हो सकता, और हो सकता है कि वो जाए हादसा पर इस बुरी तरह से कुचली गई हो कि उसकी लाश का कोई वजूद ही ना हो। बहुत छोटी थी ना वो। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। आपके अदारे में यतीम बच्चों की परवरिश
बड़े खुलूस और हमदर्दी से होती है। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया बेगम साहबा। मेरी तरफ से यतीम बच्चों के लिए ये मामूली सी रकम कबूल कीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बेगम साहबा। आपकी नेक दिली ने जिस रकम को खीर समझा है वो बेआसरा बच्चों के कई दुख दूर कर देगी। औलाद वाले ही जानते हैं कि औलाद का दुख क्या होता है। औलाद, आपने मेरे दिल के किस जख्म पर हाथ रख दिया है मैनेजर साहब। माफ कीजिएगा बेगम साहबा, मैंने आपकी शान में। आपने कुछ नहीं कहा मैनेजर साहब, मुझे खुदा की दी हुई महरूमी याद आ गई। मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, नहीं दी तो औलाद नहीं दी। अजब है ये दुनिया बेगम साहबा, कोई माँ बाप को तरसता है, कोई औलाद को। वैसे अगर आप चाहें तो यतीम खाने की किसी भी बच्ची को गोद लेकर अपनी ममता को तस्कीन दे सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है मैनेजर साहब? यकीनन बेगम साहबा, यहाँ की कुमलाई हुई कई कलियां माओ की गोद में फूल बनकर महकी। आप चाहे तो। ठहरिए मैनेजर साहब, आपने रास्ता दिखाया है, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। उस लड़की का क्या नाम है जो गा रही थी? शमा, लेकिन वो अंधी है। अंधी है? इसीलिए तो मैं उसे अपनाना चाहती हूँ कि उसे कोई नहीं अपनाएगा। जज़ाकल्लाह। तकदीर ने उस लड़की के साथ बहुत जुल्म किया है। उसके वालिद का नाम अब्दुल हकीम है। ट्रेन के हादसे में गक्खड़ के करीब मारा गया। उस बेसहारा बच्ची को रेलवे वाले यहाँ छोड़ गए। आप शमा बेसहारा नहीं रहेगी, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन आपके शौहर? वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। कागजात की खानापुरी के लिए आप अपने शौहर को किसी रोज भी साथ लें, फिर शमा आपकी बच्ची और आप उसकी माँ होंगी। बहुत बेहतर। 3 साल तक बेटी के लिए दिन रात रो रो कर आपने आंखों की रोशनी तो खो दी है। अश्कों का ये सैलाब अब भी न थमा तो घर बर्बाद हो जाएगा भाभी। जब दिल बर्बाद हो गया तो घर की बर्बादी में क्या रह गया है? ऐसा लगे ये भाभी, आप ये क्यों भूलती हैं कि मसूद और फरीद के अलावा अब तो शहला और इरफान का सहारा भी आप ही हैं। मैं तो खुद यादों के सहारे जी रही हूँ, मैं किसी का सहारा क्या बनूंगी? अपने बच्चों के लिए नहीं तो अपनी मरहूम सहेली के बच्चों के लिए ये समझौता कर लीजिए भाभी। लेकिन मैं तो आसिया के बिछड़ने का गम मरते दम तक नहीं भूल सकती। आसिया के बिछड़ने का हादसा इतना ही बड़ा है भाभी कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। मरते दम तक सनूबर को भी यही दुख रहा है कि न वो इस मंगनी पर इसरार करती न ये हादसा होता। मगर तकदीर की उलझनों को आज तक कोई हल नहीं कर सका भाभी। मैं तो खास तौर से ये कहने आया हूँ कि आप अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लीजिए। नहीं नहीं भैया, नहीं। इन आंखों ने दुनिया की इतनी भयानक सूरत देखी है कि अब कुछ देखने की आरज़ू नहीं। वो रोशनियाँ जो आसिया के साथ ही अंधेरों में गुम हो गई, उन पर भरोसा करना मेरे बस में नहीं। मैं अंधी रहूंगी, जिंदगी भर अंधी रहूंगी। ये अंधेरे मेरी बिछड़ी हुई बेटी की याद का निशान है। मैं इन तारों को छेड़ती हूँ बेटी, तुम गाओ। मैं नहीं गाऊंगी। चांद मेरी गाओ। मैं नहीं गाऊंगी। मैं कहता हूँ तुम गाओगे।
जहाँ उन बान बन जाते हैं अफसाना नहीं होता। ये वो महफिल है जिसमें कोई बेगाना नहीं होता। गिरेबान चाक कर लेने से दीवाना नहीं होता। वाह वाह शमा भाई, तो वाकई शमा महफिल। इतनी खूबसूरत आवाज है तुम्हारी कि इंसान दीवाना हो जाता है। हाय, जिस तरह इसकी चाल पर फितने बर्पा होते हैं, अगर इसकी आंखें होती तो एक ही निगाह से ये बाजार मक्तल बन जाता। बड़े खुशकिस्मत हो रजिया भाई। आप जैसे लोगों का यहाँ आना ही मेरे लिए खुशकिस्मती है। हम तो इतने दिनों से यहाँ आ रहे हैं, मगर अभी तक दिल की मुराद पूरी नहीं हुई। ये काम जरा तसल्ली से हुआ करते हैं मियाँ। लड़की इतनी हसीन हो और आशिक के दिल को तसल्ली नामुमकिन। तुम बाचुका और शमा को हमारी महफिल की जीनत बनाओ। ये लो, जो चाहे ले लो, मुंह मांगे दाम दूंगा। अभी नहीं, कुछ दिन और इंतजार करो मियाँ। कितने ही साल बीत गए, सिर्फ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई इस दिल के टूटे किवाड़ों पर दस्तक दे रहा हो, कोई बुला रहा हो। आस बनती है, टूट जाती है, और फिर से आवाजें सुनाई देती है। ये सब क्या है? ये सब आपका वहम है अम्मी। अरे बेटे, खुदा बस कीजिए अम्मी। कभी कभी तो आप बिल्कुल पागलों जैसी बातें करने लगती हैं। औरत तो उसी दिन पागल हो जाती है जब वो माँ बनती है, और अगर उसकी औलाद उसकी नजरों से दूर हो जाए तो जिगर कटता रहता है। यूं लगता है जैसे हारे चल रहे हो दिल पर। कौन आया है बेटे? कौन आया है बेटे? मसूद भाई है अम्मी। मसूद, ये अम्मी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? काम बहुत ज्यादा था, देर हो गई अम्मी। घर जल्दी आ जाया करो बेटे। घर जल्दी आ जाया करूं तो कारोबार कौन संभालेगा अम्मी? कारोबार? हाँ हाँ बेटे, सारा बोझ तुझी पर है ना, कारोबार का भी और घर का भी। चल अब खाना खा ले। खाना तो मैं खा चुका अम्मी, बस अब सोना चाहता हूँ।
कौन? शैला? जी मैं। आज बड़ी देर से फोन किया आपने। भाईजान घर देर से आए थे और फिर मैं भी सबक याद कर रहा था। याद को छुट्टी नहीं मिली? कौन काफिर छुट्टी चाहता है, लेकिन वो अंकल तो छुट्टी कर गए ना। हाँ, अभी अभी अपने कमरे में गए। और इरफान भाई? अच्छा, हॉस्पिटल से नहीं आया अब तक, तो फिर कम से कम उस वक्त तक तो मरीज इश्क अपना हाल बयान कर सकता है ना। जब तक आपसे बातें नहीं होती, दिल के 1000 टुकड़े तो क्या कट पीस होते रहते। झूठ, बिल्कुल झूठ। शहला, किससे बात कर रही हो बेटी? जी वो नाहिद है अब्बाजान। और हाँ सुनो, वो जो तुमने ब्राउन क्रेप की शलवार पहन रखी थी ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ हाँ। ब्राउन क्रेप की शलवार? हाँ हाँ, और वो जो नारंगी दुपट्टा था ना, वो तो आंखों को काट रहा था। नारंगी दुपट्टा? ये क्या बकवास है जी? तमीज से बात करो, मैं तुम्हें लिबास पहनना सिखा रही हूँ और तुम हो के सहेलियों से ऐसे नहीं बात किया करते बेटे। लाओ मैं समझा दूं। बड़ी बेहुदा अब्बाजान ये। हाँ। बेहुदा? आप खुद होंगी जी? जी बिल्कुल नहीं, और तुम्हारे काले रंग पर इतने गहरे कपड़े वाकई बड़े बुरे लग रहे थे। जिंदगी भर ऐसी बेहुदा लड़की की सूरत नहीं देखी। जी लीजिए अब्बाजान, आप ही बात कर लीजिए इससे। हेलो नाहिद बेटी। अरे दिल तक भी पहुंच। कुछ सुना तुमने? कैसी मद भरी बांसुरी फिट है मेरे दिल में। ये तुम्हारे दिल की नहीं, फोन की घंटी बजी है दानिशमंद। है? फोन की? हेलो हेलो, दानिशमंद स्पीकिंग। दानिशमंद, इरफान कहाँ है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान साहब तो एक आंखों वाले मरीज की आंखें निकाल रहे हैं जी। क्या बकते हो? जी वो एक अंधे मरीज को किसी की आंखें लगा रहे हैं जी। आंखें जी, वो डेले दीदे। और तुम यहाँ टेलीफोन के नजदीक बकवास करने के लिए खड़े रहते हो? नो सर, दरअसल मैं एक मरीज की हिस्ट्री शीट बना रहा था, उसके चाल चलन की जी। चाल चलन की हिस्ट्री शीट? जी सर, यहाँ तो ऐसे लोग भी इलाज के लिए आते हैं सर, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं। बकवास बंद करो, और जैसे ही इरफान ऑपरेशन खत्म करके आ जाएं, उनसे कहो कि घर आ जाएं, बहुत देर हो चुकी है। जी बहुत अच्छा सर। मिस फामिदा, तुम्हारे इश्क में खोकर जब भी फोन सुना मुझे जिल्लत ही हुई। मैं कहूँ तो तुम्हारे साथ जो मेरा इश्क का एग्रीमेंट हो तो मैं उसको कैंसिल करता हूँ। बकवास बंद करो। डॉक्टर साहब के फौरन डबल रोटी और अंडों का हिसाब दो। सर ऑपरेशन कामयाब है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज हॉस्पिटल में नाकामी का नाम ही नहीं सुना। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर, मैं मिस फामिदा से डबल रोटी और अंडों का हिसाब ले रहा था। ये बहुत फालतू बातें करता है डॉक्टर साहब। नो सर। हिसाब लेने का ये मकसद तो नहीं है कि तुम स्टाफ से बदतमीजी करो। सॉरी सर। और ये क्या टाइम है हिसाब लेने? तुम जाओ फामिदा, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। सॉरी सर, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा जी, डोंट वरी सर। हाँ सर, वो घर से आपका फोन आया था। फिर ओके सर। फरीद, नाराज हो मुझसे? क्यों? सिर्फ इतना बता दीजिए कि ब्राउन क्रेप की शलवार और नारंगी दुपट्टे के अलावा और क्या क्या मेरे काले रंग पे बुरा लगता है? मेरी बात तो सुनो फरीद। इतना कुछ सुन लिया कि अब कुछ सुनने को जी नहीं चाहता। ओए होए। जाने दीजिए मोहतरमा, इम्तिहान में थोड़े दिन रह गए, बजाय किताबों में दिलचस्पी लेना चाहता। हाय हाय, जैसे सिर्फ आप ही का इम्तिहान है। बड़ी शो दिखाते हैं, पढ़ना है। ओफो, बात असल में ये थी, सुनो ना, मैं जब तुमसे बात कर रही थी ना टेलीफोन पर, तो एकदम अब्बा जान आ गए और मुझे बात बनानी पड़ी। अब्बा जान आ गए? तो फिर क्या, मैंने सारी बातें नाहिद का बहाना करके तुमसे कर दी। पागल। हर बहाने लड़की को मनाया, सैर करने के लिए कहा, शॉपिंग करने के लिए कहा, लेकिन वो तुम्हारे साथ जाने के लिए मानती ही नहीं। कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसके मानने की छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सौदा मंजूर है या नहीं? वो तो खैर ठीक है, लेकिन इस एक लेकिन के लिए तुम जितनी दौलत चाहो मुझसे ले सकती हो। इसके बावजूद मेरे और शमा के दरमियान लेकिन आ गया तो फिर ये रहा पिस्तौल, इसमें 6 गोलियां भी हैं और तुम ये भी जानती हो। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि नोटों के इशारों पर नाचती रहो। इसमें तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम भी राजी रहेंगे। ठीक है मसूद मियाँ, मुझे ये सौदा मंजूर है। बड़ी समझदार तवाइफ हो। दौलतमंदों को मायूस न करना तुम्हारा पहला उसूल होना चाहिए।
उठाओ इन नोटों को। ये हमारी और तुम्हारी रिश्तेदारी की पहली किस्त होगी। तुमने अपनी तवाइफ बेटी को किसी मामूली आदमी के हाथ नहीं, इस शहर के बहुत बड़े रईस के हाथ बेचा है। और शमा की रोशनी को लूटने के लिए मुझसे बेहतर किसी और के हाथ नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक है, लेकिन अब प्रोग्राम क्या बनाएं? मैं शाम को गाड़ी लेकर आऊंगा। शमा कहती है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बहाने मेरे उस घर छोड़ाओगे जहाँ और भी शमें चली हैं। अंधी तवाइफ उस वक्त तक नहीं चीखेगी जब तक हमारे हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन सुबह उसकी वापसी का क्यों गम करती हो रजिया भाई? बेसहारा और मजबूर औरतों को गले का हार गरीब बनाया करते हैं। इस खिलौने से खेलकर हम टूटा हुआ खिलौना तुम्हारी दुकान पर वापस भिजवा देंगे। मुझे मंजूर है। क्या मंजूर ना मंजूर? तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? अपने घर आया हूँ, अपनी बीवी के पास आया हूँ, और मेरी बीवी एक तमाशबीन के पास है। मेरे लिए पैसे मांगने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं है। इसे कुछ मत देना मसूद मियाँ, ये दिन रात शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। और तुम दिन रात लोगों को लूटते हो, इस लूट में मेरा भी हिस्सा है। इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए मसूद इसे कुछ दे ही दो। घबराते क्यों हो यूसुफ? ये लो, हमसे पैसे शरीफाना तरीके से मांगा करो। दरअसल मैं हिसाब के पैसे मांगता हूँ मसूद मियाँ, बहरहाल आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तैयार रहना रजिया भाई, मैं शाम को शमा को लेने आऊंगा। यहाँ बैठ जाओ बेटी। शमा, तुम? हाँ मैं। तुम्हारी माँ तुम्हें आज रात के लिए हमारे पास भेज गई ताकि तुम इन बाजुओं में सिमट कर एक ऐसी तवाइफ बन जाओ जो हर रात एक नई आगोश की जीरत बनते। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तवाइफ के मुंह से इनकार का लफ्ज चचता नहीं है। मसूद, मैं शमा, मेरा नाम जलना है, लुटना नहीं। हमारी मोहब्बत में जलो, इसलिए कि हम तुम्हें खरीद चुके। तुमने दौलत के मान पर शमा को खरीदा है, उसकी रोशनी को नहीं। क्या बनते हैं? फरीद, फरीद! क्या मम्मी? ये कैसी आवाज है? क्या गिरकर टूट गया है? तेरे अब्बा की तस्वीर गिर गई। कहीं इस घर की दीवारें तो नहीं डोल रही? तो तस्वीर कैसे गिर गई? हवा से गिर गई। हवा से गिर गई? तो इसका मतलब हवा भी हमारी दुश्मन हो गई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाया। जान से मार दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी।
कौन है तुम? खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुम तो... आप खुदा के लिए मुझे इस वक्त यहाँ से ले चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं एक बेबस बेसहारा औरत हूँ, वो बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता है। आइए मेरे साथ। जिन अंधी आंखों में इज्जत बचाने और उस बाजार को छोड़ने की चमक है, उन पर सारी दुनिया का नूर कुर्बान किया जा सकता है। तुम अजीम हो बेटी। बेटी, एक बार फिर से कहिए बेटी, ताकि मुझे एतबार आ जाए। आपने जख्मों पे मरहम रखा है, नश्तर नहीं लगाया। हमने तुम्हें दिल से बेटी कहा है, हम पर एतबार करो। एतबार? दिल और बेटी, ये नाम घुंघरू बंधे कदमों तले कुचल कर रह गए। अब तो उनकी पहचान भी भूल गई हूँ। सोच लीजिए, आपने एक तवाइफ को बेटी कहा है, कहीं आपकी रुसवाई न हो जाए। तुम शायद हमारे जज्बे का इम्तिहान लेना चाहती हो। नहीं नहीं, शराफत में डूबी हुई आवाज पहली बार सुनी है, इसलिए बार बार सुनना चाहती हूँ, ताकि आपको यकीन आ जाए। तवाइफ नाम का वो दाग जो एक बदनसीब लड़की के माथे पे लगा दिया जाता है, उसे मिटाने की ख्वाहिश हर लड़की के दिल में मचलती है, लेकिन तकदीर हर तवाइफ को आप जैसे लोगों से नहीं मिला देती। तकदीर तुम्हें हमारे पास ले ही आई है, तो हम तुम्हारे माथे से ये दाग हमेशा के लिए मिटा देंगे। आज से तुम हमारी बेटी हो। हमने तुम्हें पनाह दी है ताकि हमारा वजूद इस बात का निशान बन जाए कि माशरे ने जो दाग लगाए हैं उन्हें माशरे ही को धोना पड़ेगा। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, अपने मोहसिन को देख भी नहीं सकती। फिक्र न करो बेटी, तुम जैसी हमारी भी एक बेटी है। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर इरफान बेटा तुम्हारी आंखों का इलाज भी करेगा। तो इसका मतलब है मैं आप सब लोगों को देख सकूंगी। इसका मतलब है कि मसूद की नीयत में फर्क आ गया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक कहती हूँ बेगम साहिबा, आपका बेटा कल रात मेरी बेटी शमा को भगा कर ले गया है। लेकिन तुम हो कौन, और ये तुम्हारी बेटी शमा कौन है? मैंने तो कभी मसूद की जबान से तुम लोगों का नाम तक नहीं सुना। अमीर घरानों की लड़की माँ के सामने तवाइफों का नाम नहीं लिया करती बेगम साहिबा। क्या बकती हो? मेरा बेटा और तवाइफ के कोठे पर जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा खून इतना गंदा कभी नहीं हो सकता। दौलतमंद बेटे की माँ बनकर नहीं, एक तवाइफ की माँ बनकर सोचिए। चुप हो जा। मैं उस वक्त तक चीखती रहूंगी जब तक आपका बेटा मेरी बेटी को वापस नहीं कर देता। वो मेरी रोजी छीन कर ले गया और आप मुझे चुप हो जाने को कहती हैं। मेरी शराफत तो देखिए कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई है, वरना आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। इज्जत तो उसी दिन खाक में मिल गई होगी जब मसूद ने तुम्हारी दहलीज पर कदम रखा होगा। तुम मेरी इज्जत की नहीं, अपने सदमे की बात करो। तुम्हारी बेटी तुमसे जुदा कर दी गई है। तुम्हारे लिए कितना बड़ा सदमा है जानते हो। मैं इस सदमे से पूरी तरह आशना हूं। ये दुख तो मेरे रोए रोए में समाया हुआ है, लेकिन मैं आपसी की कसम खाकर वादा करती हूँ, मसूद से अपने खून का वास्ता देकर कहूंगी तुम्हारी बेटी को तुमसे जुदा ना करे, तुमसे जुदा ना करे। वो मेरी बात टाल नहीं सकता, कभी नहीं टाल सकता। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हाँ, मैं नरबंदी पट्टियों को देखना आएगा। इंतहाई चालाकी से बेटी के हाथों मुझे जख्मी करवा दिया, तुमने उसे कहाँ छुपा दिया? तुम झूठ बांटते हो। तुमने मेरी बेटा खाया और उल्टा मुझ पर इल्जाम धरते हो। मुझे बार बार लूटने के लिए तुमने जो नाटक खेला है, इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा रजिया भाई। शमा को मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो इस शहर में जीना दो बार हो जाएगा। होश में आओ मसूद, शमा यहाँ कहाँ है? मैं तो उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे घर तक हो जाएंगी। घर भी हुआ ही, ये तुमने बहुत बुरा किया रसिया।
तुम्हारी बेटी तो मुझे जख्मी करके रात के अंधेरों में न जाने कहां भाग गई है। हाय अल्लाह, मैं तो दिन दहाड़े लुट गई। खुदा के लिए मसूद, उसे तलाश करो। जो आग उसने मेरे सीने में लगाई है, उसे बुझाने के लिए उसे तलाश करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूं। जब तक उसे ढूंढकर इस कोठे पर नहीं ले आऊंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। बरसों के बाद इस घर में आकर चैन मिला है, और आपके आ जाने के बाद मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई साथी मिल गया हो, जिससे मैं दिल की बात कह सकती हूँ। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में ढेरों बातें छुपी हुई हैं। ढेरों तो नहीं, कुछ कुछ। कुछ क्या? इम्तिहानों की बात बताऊंगी। तुम्हारे इम्तिहानों में तो बहुत दिन होंगे ना? नहीं, दिन कहाँ, 15 दिन रह गए सिर्फ। 15 दिन? 15 दिन के बाद आपका ऑपरेशन भी हो चुका होगा। फिर तो चेहरे पर आई काफी बातें आप खुद भी देख सकेंगी। एक रौनक का एहसास तो अब भी मुझे तुम्हारे चेहरे पे नाचता हुआ महसूस होता है। बताओ, कौन है वो? जी, पगली। मेरा दिल कहता है तुम्हारी आंखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आपका दिल ऐसा क्यों कहता है डॉक्टर साहब? जब तकदीर ने तुम्हारी राह के अंधेरे खत्म कर दिए, तो आंखों के अंधेरे खत्म क्यों नहीं होंगे? तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस रंगीन दुनिया को देख सकोगे। मुझे इस दुनिया को देखने की कोई ख्वाहिश नहीं डॉक्टर साहब। मैं तो सिर्फ आप लोगों को देखना चाहती हूँ। तौबा, कयामत है, तबाही है, बर्बादी है। क्या देख रहे हैं झांक कर? हाय, डॉक्टर साहब एक हसीन और जमील मरीजा को बगौर खास देख रहे हैं, और मेरा दिल उन दोनों को देख देख कर बाग बाग, गार्डन गार्डन हो रहा है। मजीदो, तेरा दिल तो सदा का बागो बगान है, लेकिन अब इस दिल पर खिजा ने डेरे डाल लिए मजीदा, और ये डेरे उस वक्त उठेंगे, उस वक्त उठेंगे मजीदा, जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी। शादी? शादी मैं अपनी माँ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। शादी तेरी मेरी हो रही है, तेरी माँ की नहीं फमीदा। बकुमत जी, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, जवान किया। खूब जवान किया, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही जवान किया। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी माँ से बात करो। तेरी माँ ने शादी का दफ्तर खोल रखा है क्या? फिर वही। अच्छा, मैं फौरन ही तेरी माँ से शादी की 2 टोक बात करके तेरे हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहनाना चाहता हूँ। हेलो दानिशमंद? यस। भैया कहाँ है? मंद, पेशा दौलतमंद, अब लगाना चाहता हूँ शादी का पेवंद, ताकि हो जाए कुछ आनंद। तुम्हारे घर पेवन के बगैर और कोई चीज नहीं? अजी बस यूं ही चक्कर समझिए। दरअसल मैं मजीदा के साथ हॉस्पिटल में गेट कीपर हूँ। गेट कीपर नहीं, स्टोर कीपर हूँ, और हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि आप मुझे कबूल फरमा लें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मजीदा के साथ है। मजीदा भी अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती है। अजी मजीदा ने क्या जिक्र करना है जी? हॉस्पिटल की हर नर्स अपने घर में बैठ के मेरा ही जिक्र करती है। क्या मतलब? मेरा मतलब ही ये है कि मैंने अपनी नेकनियती, सखावत और शराफत के झंडे गाड़ दिए हैं, इसलिए वहाँ की हर नर्स मुझे अपना भाई समझती है, यहाँ तक कि मजीदा भी। क्या कहा? पता नहीं क्या कहा। दरअसल आपको देखकर घबरा गया हूँ, उलट पुलट ज़बान से सीधी सी बात निकल गई। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, क्या तनख्वाह है तुम्हारी? जी 302 से लेके 420 तक। जमीन वगैरह? जमीन, हाँ, बहुत बड़ी जमीन, 12 फुट जमीन खरीद रखी अपने कब्र के लिए। जी अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लाट है, लबे सड़क है, आते जाते लोग कवालियों में करेंगे। क्या बकता है लड़के? अजी वो आप तो बिल्ला वजह नाराज हो गए मम्मी। दरअसल मैं हर बात का अंजाम पहले ही सोच लेता हूँ, इसलिए पैगाम लेकर खुद ही आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अब आप मेरे पैगाम का अंजाम बताइए। अंजाम ये कि पहले रकम जमा करो। अच्छा, आने के बाद इन नुस्खों का इस अरसे में कोई और कंपाउंडर आके आपसे शादी कर ले। क्या बकता है? ओहो, मेरा मतलब कि मजीदा से करो। अच्छा जी, फिर किसी दिन आना। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह 2-4 रोज के बाद फिर आपकी अदालत में पेश होऊंगा। जब तक के लिए आगे दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अम्मी, दानिशमंद चाय पिए बगैर ही जैसे बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ मरीज मिलना चाहते हैं। इसलिए
शायद वो मेरी कारकर्दगी की तारीफ करने आए होंगे। वाकई जी, बात बुलाओ सब। आओ भाई साहब। डॉक्टर साहब। भला बात है भाई। डॉक्टर साहब, काफी दिनों से हमें सुबह नाश्ते में एक ही अंडा मिलता है। एक अंडा? पहले 2 मिला करते थे सर। दानिशमंद, ये सर 2 मिला करते थे जी। फिर अब क्या होता है? जी सर, मैं तो रोजाना 100 अंडे गिन कर देता हूँ। मुर्गियों पूछ लीजिए। गधा कहीं का बम खा जाता है फिर। जी सर, वो फहमीदा को मालूम होगा सर। बकवास करने से बात नहीं आते। ये क्या मालूम करो। ओके सर, मैं आपको देता हूँ अंडे 2। चलो। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर। ओके। मरीज शोर मचाते हैं, अंडे नहीं मिलते। क्यों शोर मचाते हैं? मैं तो अंडे गिन कर देता हूँ। तो फिर कहाँ जाते हैं? बहुत गलत जगह जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है, मुमकिन है, लाजम है, वो अंडे बावर्ची खाने जाकर आग की गर्मी से चूजे बन जाते हो और टू करके इधर उधर चले जाते हो। बिल्कुल गलत। कैसे गलत? तुम्हारा हिसाब गलत होगा फमीदा, लेकिन मेरे रजिस्टर का हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक है। इस पे रोजाना 100 अंडों पर तुम्हारे दस्तखत मौजूद है। कुछ समझ में नहीं आया, क्या हेरा फेरी है? पता नहीं ये तेरी है या मेरी है। बहरहाल इसी हेरी की इंक्वायरी करने के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे मुकर्रर किया है और मैं इस चोर को पकड़ूंगा। मिस फाहमीदा, कान खोल लो, तुम पर बहुत बड़ा फ्रॉडियर केस बन रहा है। डरो आने वाले वक्त से जब हथकड़ियां तुम्हारे हाथों में होंगी। कोई बात नहीं, मैं भी चोर को पकड़ के दिखाऊंगी। ठीक है। जब रजिस्टर का हिसाब ठीक है तो कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया बनती है बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। अंडे चुराए जा सकते हैं, चुराने वाला चाहिए। अम्मी, बेटे, मसूद का कुछ पता चला? कल से अपने ऑफिस किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं। उसका फौरन पता करो बेटे, कहीं कोई मुसीबत ना आन पड़े। उनके मिलने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी है। कुछ पता चला मसूद मियां? नहीं, हर मुमकिन जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उसका निशान तो क्या मिलेगा, तुमने तो हमारी रोजी का निशान भी मिटा दिया। तुम्हें किस बात का गम है? जब तक क्षमा नहीं मिलती तुम अपना खत मुझसे लो। ये लो 5000 रुपए तुम्हारे खर्च के लिए। और तो कुछ उसको तलाश करने पे खर्च आएगा, मैं वो भी करूंगा, क्योंकि उसे वापस लाना मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी रिपोर्ट लिखा दो मसूद मियां। क्या पागलू जैसी बातें करती हो? पुलिस ने रिपोर्ट लिखवा दी तो बहुत से ना करता गुनाह भी सामने आ जाएंगे, फिर किस किस मुसीबत से उलझती रहोगी। हाँ, ये भी ठीक कहते हो। तुम यहाँ कैसे? अम्मी जान का पैगाम लेकर घर चलिए भैया। अम्मी आपका इंतजार करें। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो फिर अम्मी यहाँ भी आ जाएंगी। फरीद आपको लेने आया और घर लेके जाएगा। रजिया, ये सब आग तुम्हारी लगाई हुई है, इसलिए अब फरीद को सब कुछ सच सच बता दो। शमा को भगाकर ले जाने का जो शक मुझे मसूद पर था वो गलत है। शमा खुद ही भाग गई थी, मैंने उसका पता लगा लिया है। इंशाल्लाह मैं उसे खुद ही वापस ले आऊंगी। तो फिर मसूद भैया बेकसूर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। घर चलिए भैया। चलो। तुम झूठे हो, इतने ज्यादा। चंदी माँ के एतमाद को धोखा देते वक्त तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम माँ के जख्म खाए हुए दिल को क्यों भूल गए? मैं तो अभी अपनी बेटी का दुख नहीं भूली कि तुमने एक तवाइफ की बेटी का जख्म भी इस दिल में आबाद कर दिया। आज तक जो बात भी पहुंची वो गलत है अम्मी जान। मेरे पास देखने वाली आंखें तो नहीं, लेकिन महसूस करने वाला दिल जरूर है। मेरा दिल कहता है कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। अब आपके दिल का वहम कैसे दूर हो अम्मी? फरीद से पूछ लीजिए, उसी औरत ने इसे कह दिया कि शमा के भाग जाने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? उसे मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी। उसकी गलतफहमी तो दूर हो गई, लेकिन जो मेरे दिल में पैदा हो गई है उसका इलाज यही है, तुम भूल कर भी उस रास्ते पर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। अब मैं तेरी किसी बात का इत्बार नहीं कर सकती, इसलिए जल्द से जल्द तेरी शादी कर देना चाहती हूँ, ताकि इस घर की इज्जत एक तवाइफ के कोठे पर लुटने से बच जाए। मैं वहाँ न जाने का वादा करता हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं करूंगा अम्मी। शादी नहीं करूंगा? क्यों? बस ये मेरा फैसला है। तेरा फैसला है? तू माँ को फैसला सुना रहा है? मेरे सामने मेरी आरज़ुओं को ठुकराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आप अपनी आरज़ुएं और खुशियाँ पूरी करना चाहती हैं तो फरीद की शादी कर दीजिए। मसूद, मसूद चला गया।
माँ का मान तोड़कर चला गया। अब मैं इसकी शिकायत किससे करूं? खुदा के लिए चुप हो जाए अम्मी। फरीद, तूने देखा ये कितना खुदसर हो गया है। इसने मेरे सारे मान तोड़ दिए। लेकिन तू कभी ऐसा न करना बेटे, ऐसा न करना। तू कभी ऐसा न करना। बिल्कुल न घबराइएगा बाजी, मेरे भैया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आज तक हर ऑपरेशन कामयाब हुआ है इनका। ये मरीजों को तसल्ली देने का हक आप डॉक्टर से क्यों छीन गई? जाइए, आपके पेपर का वक्त हो गया। नहीं, मेरा पेपर देने को आज जी नहीं जा रहा। मजबूरी है, क्या किया जाए। जाए आप हमारे लिए। जाऊँ मैं? अच्छा शैला जाओ। मेरे लिए दुआ करना शमा। जान। क्षमा बेटी। चला क्षमा बाजी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। कैसी बातें करती हो बेटी? माँ बाप भी औलाद पे एहसान करते हैं। आज बरसों के बाद इन होठों पर खुशी की लहर आई है और इस खुशी की तकमील के लिए आपके सामने दामन फैलाना चाहती हूँ। दुनियादारी और रिवाज का तकाजा तो ये था कि आपके घर आकर भीख मांगती और खुशियों से अपना दामन भर कर ले आती, मगर भैया आप तो जानते हैं आपकी बहन अंधी है। भाभी, आप कहकर तो देखिए, आपकी खुशियों पर ये भाई अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं तो फरीद को आपका बेटा बनाकर एक बार फिर इस घर में बेटी की आवाज सुनना चाहती हूँ। मेरी यही आरज़ू है भैया। ये आरज़ू सिर्फ आप ही की नहीं, मेरी भी है भाभी। जिन रिश्तों को सनोबर जोड़ना चाहती थी, आज अल्लाह एक बार फिर वो वक्त ले आया है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि शहला आपकी बेटी बन जाए। सहमान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरा मान रख लिया है। तो फिर भैया कौन सा दिन शादी का रखें? मेरी तरफ से कल बारात लेकर आ जाइए। कल नहीं, आज से ठीक 15 रोज बाद। अल्लाह मुबारक करेगा। मैं आज ही इरफान को कराची टेलीफोन करता हूँ। इरफान कराची क्यों गया है? बस वैसे ही, वो और शहला दोनों गए। अच्छा अच्छा।
रही थी जाने कब से, ढूंढ रही थी जाने कब से मेरी आंखें। ढूंढ रही थी जाने कब से। कैसा से मांग लिया जब तुझको खुदा से, कैसा डरना फिर दुनिया से, मांग लिया जब तुझको खुदा से। करती रहेंगी प्यार को सजदे तेरी सूरत मेरी आंखें, ढूंढ रही थी जाने के। छूटे साथ न छूटे, हर शय टूटे प्यार न टूटे। दुनिया छूटे साथ न छूटे, हर शय टूटे प्यार न टूटे। साथ रहे हम रहे बनके तेरी सूरत मेरी आंखें, ढूंढ रही थी जाने कब से तेरी सूरत मेरी आंखें। जल्दी से इरफान को टेलीफोन दो। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अच्छा बाबा ठीक है, पहले भाई को तो टेलीफोन दे दे। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। भाई तेरी बात भी सुन लूंगा, पहले इरफान को तो टेलीफोन दे दे बाबा। इरफान को फोन दे दे, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं आपकी। जान, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अच्छा इस बात को छोड़ो, आज से 15 दिन बाद शैला की शादी है, तुम फौरन लाहौर आ जाओ। फौरन वापस आ जाए? 15 दिन बाद शादी? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसरा खाला ने फरीद के लिए शैला का रिश्ता मांगा है। बेहतर अब्बाजान, हम आज ही वापस आ जाते। वाह वाह, शादी पसंद की हो तो फिर कितना रूप आता है। नहीं बेटी, ऐसा ना बेटे, ये दूल्हा के साथ बैठो। कोई दूल्हा का चेहरा उठाया तो सूरत तो नजर आए ना। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि आप कोई ठंडा चाय वगैरह का शौक फरमाएंगे? जी नहीं। जी आप कहते कि मेरी बात सुनिए। क्यों बाथरूम जाना है? वो लड़की कौन है? अरे यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं साहब? वो जिसने गुलाबी कमीज और गरारा पहन रखा है। ओह आई सी। अरे ये तो शमा है, मोमबत्ती की छोटी बहन, बड़ी नेक और शरीफ लड़की है, लेकिन बेचारी अंधी थी पहले। अंधी थी? हाँ, मरीज बनकर इस घर में आई थी, लेकिन अभी इसने मुसलसल डेरे डाल लिए हैं। इरफान भाई की पसंद है ना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर बात क्या? तो फिर निकाह पढ़वाया जाए। ये निकाह नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? आप चुप रहे अम्मी। क्या बात कर, कहना क्या चाहते हो? मुझसे कुछ पूछने की बजाय अपने अब्बाजान से पूछो कि शमा नाम की तवाइफ जिससे तुम मोहब्बत करते हो, इन्होंने अपने घर में क्यों छुपा रखा है? मसूद! लगाम दो मसूद। आप चुप रहे अम्मी। आज मेरी जबान इस बड़े घर की ऊंची ऊंची दीवारों और बड़े नाम का पोल खोल देगी। ये रहमान साहब जिनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है, जिनके सामने झुकना लोग शराफत की दलील समझते हैं, इन्हीं रहमान साहब ने कोठे से भागी हुई एक तवाइफ को अपने बेटे के साथ रंगरलियां मनाने की इजाजत दे रखी। बकवास मत करो। ये उठा हुआ हाथ अपने मुंह पर मारो इरफान। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाकर उस लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है, जिसका कोठे से भागना हमारे खानदान पर एक बदनुमा दाग बन गया है। अपने आप को इल्जाम से बचाने के लिए तुमने एक मजबूर और बेबस लड़की को तवाइफ कहा, हालांकि तुम खुद उस माशरे का निशान हो जो तवाइफों को जन्म देता है। आपने सिर्फ शमा की हिमायत में मुझ पर बहतान लगाया है, मेरी बेइज्जती की। मैंने तुम्हें इज्जतदार जाना था, शरीफ समझा था, लेकिन इस बात का जवाब दो कि शमा का कोठे से भागना तुम्हारे घराने के लिए बदनुमा दाग कैसे बन गया? तुम्हारे घराने का उस बाजार से क्या नाता हो सकता है, सिवाय इसके कि तुमने अपने कदमों को उन रास्तों से आशना रखा और आपने उन रास्तों से भागी हुई एक लड़की को अपने घर में बना दे रखी है, सिर्फ इसलिए कि शरीफ घरानों के दरवाजे अगर ऐसी लड़कियों पर बंद कर दिए गए तो गुनाह और सवाब का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। मैंने शमा को बेटी समझकर पना दी। बेटी कहकर आप इस हकीकत को नहीं छुटला सकते कि वो एक तवाइफ है, उस बाजार में नाचती रही है और तुम उस बाजार में जाते रहे हो। मेरी नजर में तुम्हारा किरदार सबसे ज्यादा काबिल नफरत है। शमा को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं उसकी बेबसी अपने दामन में छुपा लूंगा, मगर तुम अपने किरदार की बुराई को कैसे छुपाओगे? तुम तो इतने पस्त हो कि तुमने मेरे ही घर में शमा की नहीं मेरी बेइज्जती की है, और मेरी तौहीन करने वाले मेरी बेटी की डोली नहीं डाल सकते। निकल जाओ, चले जाओ। ये घर शमा को गले लगा सकता है, तुम जैसे छोटे जहन के लोगों को नहीं। रहमान भाई, रहमान और आपके दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा। बारात वापस जाएगी, हमारी बहुत जिल्लत हुई है। आइए अम्मी। पकता नहीं, मैंने तो उस मरीजा के मुतालिक बड़ी ईमानदारी से बातें बता दी थी। तुम तो जानती हो कि मैं कितना ईमानदार हूँ, मगर वहाँ किस्मत का करना देखो कि बात ही उलट गई, मामला ही चौपट हो। अरे क्या उलट गया? बात दरअसल ये है कि वो जो मरीजा थी ना, वो शमा, वो मोमबत्ती की बहन, वो कमबख्त आई होने के लिए, और डॉक्टर इरफान की बहन की बारात वापस चली गई। मेरा कबाड़ा हो गया। खुदा के लिए मुझे कहीं छुपाओ प्लीज। जाने मेरे नसीब को खुशियां रास क्यों नहीं आती। खुशियों के लुट जाने से ज्यादा दुख तो ये हुआ है अम्मी कि शैला के घर वालों ने एक तवाइफ को हमसे ज्यादा अहम जानकर हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं मसूद मियां, शमा मिल गई? मुझे तो यकीन नहीं आता, लेकिन तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? मैं तो अभी उस घर में ऐसी आग लगाकर आया हूँ जो शराफत के हर लिबास को जलाकर राख कर देगी। इंसानियत नंगी होकर चीखेगी, और मैं उन चीखती हुई लाशों के पांव में घुंघरू बांध कर ऐसा नचाऊंगा कि जिंदगी भर कोई तवाइफ यहाँ से नहीं भागेगी। मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त पुलिस से मदद लेनी चाहिए। क्या बकती हो? इन लोगों ने शमा की हमदर्दी में बेटी की घर आई बारात वापस जाने दी। वो लोग इतनी आसानी से उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। फिर? मसूद ने शमा को ढूंढने का वादा पूरा किया है, तो उसे इस कोठे पर भी लेकर आएगा। उस वाक़े को भूल जाओ बेटे। कैसे भूल जाऊं अब्बाजान? मेरा तो खून खौल रहा है। मेरा जी चाहता है कि उनके सीनों पर गोलियां बरसाकर अपनी जिल्लत का इंतकाम लूं। जिल्लत तो उनकी हुई है, हमने उन्हें घर से बाहर निकाला है। लेकिन आई हुई बारात का घर से लौट जाना। वो बारात जिसमें ऐसे गैर शरीफ लोग हों जो दूसरों की इज्जत को पामाल करना बाइसे फख्र समझते हों, उस बारात का वापस चला जाना ही हमारी इज्जत है। जो लोग शमा के दुश्मन हों वो तुम्हारी शैला के दोस्त नहीं हो सकते। हमें तो शैला की दिलजोई करने के बजाय शमा के आंसू पोंछना चाहिए। उसका दिल पहले ही जख्म खुलता है, उसने तो पहले ही बहुत सदमे उठाए।
शैला, तूने इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। न तो इस घर में आती, न शैला की बारात वापस लौटती। इन लोगों ने तुझ पे कितने एहसान किए हैं और तू कितनी खुदगर्ज है। उनकी खुशियों को बर्बाद करके चैन और सुकून से बैठ गई है। हमें तो शैला की दिलजोई करने के बजाय शमा के आंसू पोंछने चाहिए। शैला के आंसू मैं पोंछूंगी। मैं शैला के आंसू पोंछूंगी। छोटे साहब, छोटे साहब, क्या है? आपका फोन है छोटे साहब? 6 बजे इतनी सुबह सुबह फोन? हेलो, मैं शमा बोल रही हूँ। जी? शमा, आज कैसे याद आ गई आपको मेरी? आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। आप मुझसे मिल सकते हैं कहीं? मंजिल खुद मुसाफिर को बुलाए तो कौन काफिर ना आएगा? नहीं नहीं, आप ना आइए, मैं आ जाऊंगी। वक्त और जगह बता दीजिए। अभी 8 बजे जहांगीर बाग। मसूद, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, जिस तरह भी हो सके शैला और फरीद की शादी करा दो। अगर मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो तुम्हें फिर से तवाइफ बनना पड़ेगा। तवाइफ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो फिर वो भी नहीं हो सकता जो तुम चाहती हो। डॉक्टर इरफान ने तुम्हारी अंधी आंखों को रोशनी दी है और ये रोशनी तुम्हारी इज्जत की कुर्बानी मांगती है। इसका मतलब है तुम मेरी बेबसी और मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो। सौदा करना चाहता हूँ खुशियों का। तुम फिर से तवाइफ बन जाओ, ये मेरी खुशी है। शैला और फरीद की शादी हो जाए, ये तुम्हारी खुशी है। इन खुशियों को इंसाफ के तराजू में तोलकर अपने दिल का फैसला बताओ। शैला के आंसू मैं पोंछूंगी। मैं शैला के आंसू पोंछूंगी। बताओ क्या फैसला किया है? मुझे मंजूर है। तुम्हें मंजूर है तो फिर ये भी वादा करो कि तुम मेरी हर बात मानोगी। बात पाँव में घुंघरू बांधने तक रहे तो ठीक है, अगर मेरे दामन तक आई तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। तुम्हारी जान मुझे भी अजीज है, लेकिन सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हंसते हुए उस जिंदगी को अपना लो, ताकि इरफान जब भी तुम्हारे ताक़ुब में वहां आए, तुम्हें उस माहौल में मुतमिन देखकर उसका दिल टूट जाए और मोहब्बत नफरत में बदल जाए। मुझे ये भी मंजूर है। तुमने घाटे का सौदा नहीं किया। सौदा किया तो कीमत चुकाओ। शैला को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाओ। शमा तवाइफ बनकर कोठे पर पहुंच जाएगी। एक बार पहले भी तुम मुझे धोखा दे चुकी हो। कौन जाने शादी के बाद तुम्हारी नीयत बदल जाए। नहीं मसूद, ऐसा नहीं होगा। तुम मुझ पर एतबार करो। लेकिन ये जान लो कि फरीद मेरा छोटा भाई है, मेरी बात मानता है। अगर मेरे कहने पर बारात वापस ले जा सकता है तो शैला को तलाक भी दे सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं आज ही अम्मी को लेकर रहमान साहब के घर जाऊंगा और शैला की रुखसती के 1 घंटा बाद तुम्हें वो घर छोड़ देना होगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शम्मा, कहाँ से आ रही है? जी बाहर लॉन में थी। क्या कर रही थी? मुरझाए हुए फूल और सूखे हुए पत्ते इकट्ठे कर रही थी। शमा खिजा तो अपने वक्त से आती है। वक्त का इंतजार कौन करता है डॉक्टर साहब? और फिर बाहर का क्या एतबार, अपनी जिंदगी में आए या ना आए। शायद कल के वाक़े से तुम्हारी तबीयत अभी तक परेशान है। परेशानियां तो कल के दामन में भी थी और आज के दामन में भी है, और शायद आने वाला कल इससे भी ज्यादा परेशानियां लेकर आए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शमा, तुम जाओ आराम करो। मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए दवाई भिजवा देता हूँ। जाओ।
इस दुख की दवा तो सिर्फ मौत है डॉक्टर साहब। क्या बात है दानिशमंद, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरा हाथ बाकी में हाथ कांप रहे हैं। ये दवाई की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस डिब्बे में पेंसिलिन बंद है और पेंसिलिन ऐसी खतरनाक दवाई है मजीदा कि इंसान तो क्या, इंसान की रूह तक कांप जाती है। मेरे तो सिर्फ हाथ ही कांप रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो? पागल नहीं है, ऐसे कौन? मजीदा ये पकड़ लो, मजीद पकड़ लो। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सर, यूं ही मगर है, कुछ मरीजों की आंखों में पेंसिलिन के इंजेक्शन लगने थे, वो देने जा रहा हूँ। मरीजों की आंखों में पेंसिलिन के इंजेक्शन? ये सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सॉरी सर। ये क्या है? ये इंजेक्शन है सर, इंजेक्शन। ये इंजेक्शन? ये सर, ये इंजेक्शन ही थे सर, लेकिन देखिए ना कि इन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों ने कितना बड़ा फ्रॉड करना शुरू कर दिया है सर, कि देखिए कयामत की निशानियां है कि इंजेक्शन वाले डब्बे में उन्होंने अंडे बंद कर दिए। अब आप ही बताइए इस कौम का बनेगा क्या? तुम जैसे चोर इस कौम का बेड़ा गर्क कर देंगे। नो सर, आप मुझे बिना वजह मारते हैं जी। देख लिया ना सर, चोरियां खुद करता रहा और इल्जाम मुझ पे हर रोज लगाने की कोशिश करता रहा। ये लो तुम जाओ। नो सर, तुम लोग मेरे साथ हो। मरवा दिया, खुदा करे तेरे हाथ टूट जाए डॉक्टर। मजीदा, इस चोरी में तुम भी इसके साथ थे? मुझे कुछ मालूम नहीं है डॉक्टर साहब, इसने मुझे कहा था डब्बों में इंजेक्शन है। सर, इस चोरी में इसकी माँ मेरे साथ थी। ये मेरी माँ का ऐसे ही लिए जा रहा है डॉक्टर साहब। भला इस चोरी में मेरी माँ का क्या काम? माँ का क्या काम? काम यह है सर कि इसकी माँ के कहने पर मैं अपनी हैसियत और जायदाद बनाने के लिए कोशिश कर रहा था ताकि मजीदा से मेरी शादी हो जाए। तो मेरी माँ ने तुझे इस गलत काम पर लगाया था? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझे गलत काम पर लगाया था। सर, ये रिपोर्ट इसकी माँ के खिलाफ लिखी है। मैं इसकी माँ के खिलाफ सुल्तानी कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। I say keep quiet. सॉरी सर, शोर मत मचाओ, डॉक्टर साहब नुस्खा लिख रहे हैं। नुस्खा नहीं लिख रहा, तुम्हारी बेईमानियों की वजह से स्टाफ में तब्दीलियां कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जरा तब्दीली आबो हवा भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, खुदा इसे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहा है। मैं आज ही जाके अपनी माँ को समझाऊंगी। सर, समझाना ही नहीं। यस सर। ये अस्पताल है, शादी का दफ्तर नहीं है। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि मोहब्बत में गलतियां हो ही जाती हैं। वैसे तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? सर, खामोश हो जाती। कितनी अच्छी है मजीदा, क्या तेरा बताऊं वर्गा मुंह में। अच्छा, मैं ऐसा करूं कि मैं डॉक्टर साहब के घर की दवाई दे के आता हूँ। अच्छा। डॉक्टर साहब, दवाई तो मैं दे आया हूँ, लेकिन अब्बा जान ने आपको घर बुलाया है। क्यों? शायद वो बारात वापस ले जाने वाले लोग माफी मांगने आए। क्या बकते हो? तुम जो कुछ कह रहे हो तो कैसे हो सकता है? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मसूद, इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अब क्या मुंह लेकर यहाँ माफी मांगने आए हो? इरफान बेटे, इरफान का नाम इस मोहब्बत भरे अंदाज में लेने से पहले आपने ये बात तो सोच ली होती कि इरफान बेटा उस वक्त भी यही था जब आप अपने बेटे की बात मानते हुए बारात को इस घर से वापस ले गई थी। उन बातों को भुला दो बेटे। बातों के जख्म तो सदियों तक कायम रहते हैं खालाजान, और खानदान की जिल्लत का इंतकाम लेने का जज्बा आने वाली नस्लों के दिलों में भी रहा करता है। आपकी ये बातें न तो वो जिल्लत मिटा सकती है और न ही मेरे दिल में आपके या आपके बेटे के लिए मोहब्बत का कोई जज्बा पैदा कर सकती है। एक बात ठंडे दिल से गौर कीजिए इरफान भाई, इस दिल में तो वो लावे उबल रहे हैं जो तुम्हारे चेहरे पर नाचती हुई बदकार हंसी को पल भर में खत्म कर सकते। तुम मेरे घर आए हो और इस दहलीज पर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप की इजाजत से कदम रखा है, वरना इरफान की मौजूदगी में तुम तो क्या, तुम्हारी लाश भी इस घर तक नहीं पहुंच सकती थी। चले जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। इरफान, भाभी। नहीं इरफान नहीं, दुख देने वाले से दुख सहने वाला बहुत अजीम होता है। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। खुदा के नाम पर, मेरी बेबसी के नाम पर इन लोगों को माफ कर दो। ये तुम्हारी इज्जत के अलावा
मेरी बहन शैला की जिंदगी का भी सवाल है। चुप हो जाओ शमा। तुम अपनी फितरत की अच्छाई से पत्थर के सीने में दिल डालना चाहती हो। तुम तो पत्थर दिल न बनो इरफान। सुनो, तुम कौन हो और हमारे लिए इतनी अच्छी बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि मैं आपके घर का भला सोचने के लिए मजबूर हूँ। तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल में बेचैनी सी पैदा कर दी है। इधर आओ, मेरे करीब आओ। नहीं, जब तक मैं इनके इनकार को इकरार में नहीं बदल लूंगी, मैं इनके कदमों को नहीं छोड़ूंगी। कह दो इरफान कि तुमने इन्हें माफ कर दिया। मैं इसके अलावा जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। शमा की बात मान लो इरफान बेटे। अब्बा जान, आप भी यही कहते हैं तो इनसे कहिए कि सिर्फ घर के लोगों को लेकर आए और शहला की डोली ले जाए। इरफान, रहमान भाई, आपके इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। भाभी, एहसान तो हम सब पर शमा बेटी ने किया है। हाँ भैया, आज का दिन शमा ही की कोशिशों का नतीजा है। चलो शैला बेटी। अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। चलो शैला बेटी। शहला के जाने की वजह से शमा अब और उदास हो जाएगी। शमा बेटी, मेरी जान, मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो तेरी याद में रो रो कर पागल हो गई थी। तूने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी थी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे मसूद मियाँ। इस वक्त ये बहुत परेशान है, मैं चलता हूँ। और सुनो, क्यों रो रो के जान हलकान करती है शमा? माँ सबके माँ वाली। रोए तेरे दुश्मन, माँ के होते हुए यहाँ तुझे कौन सी तकलीफ होगी? ना रो मेरी बेटी। क्या बात है बजा? परेशान से नजर आ रहा है। कुछ नहीं बेटे, 9 बजने को आए, शमा बेटी अभी तक नहीं उठी। शायद सो रही हो। ऐसा हो तो नहीं सकता। मैं देख कर आता हूं। नहीं, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूं। शमा, शमा, इरफान, शमा अपने कमरे में नहीं है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटे। तूने रहमान भाई से माफी मांगकर इस घर की लुटी हुई खुशियाँ खरीद ली है। मैं भी बहुत खुश हूँ अम्मी। इस खुशी के इजहार के लिए मैं अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ऐसा जश्न मनाऊंगा कि देखने और सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। खैर मुबारक, प्लीज। मुबारक हो मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए। मुबारक हो मसूद साहब। थैंक यू, प्लीज। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहले ही काफी देर हो रही है। देर तो हो चुकी है बजान, लेकिन अगर उन लोगों ने शमा का मालूम किया तो हमारे पास क्या जवाब होगा?
सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त हो सकती हो। हर बुलंदी पस्तियों की मोहताज होती है डॉक्टर साहब। अगर मैं इतनी पस्त न होती तो आपको अपनी बुलंदी का एहसास कैसे होता? मेरी बेटी को सारे महफिल तुमने मारकर अच्छा नहीं किया लड़के। तुम्हारी बेटी है और जब ये नाच रही थी, गा रही थी, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ? कैसी माँ हो? मैं एक तवाइफ की माँ हूँ बेगम साहिबा। यही लड़की आपके मुद्दा करने आई थी। काश ऐसा ना हुआ होता। मसूद। जी अम्मी। इस बार तेरा जश्न मेरी खुशियाँ लूट कर ले गया है। आज के बाद इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। और सुनो शमा। किसे ढूंढ रही है अम्मी? शमा नाम की तवाइफ मुजरा करके वापस जा चुकी है। मसूद, ये सब क्या हुआ? तूने ऐसा क्यों होने दिया बेटे? तूने ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ था बजान। बातों का फरेब देकर कोठे तक पहुंच गई। सिर्फ हमारी जिल्लत और उसने भरी महफिल में नाचता भी गवारा कर लिया। वो किसी मजबूरी के तहत नाच रही थी फरीद बेटे। तुमने सुना नहीं? वो तो आंसू और दुखों की बातें कर रही थी। वो गाना नहीं, गम का नौहा था। जिस कपनाई हुई लाश ने तो इशारों पे नाचते हुए अरमानों भरी महफिल को सोग की महफिल बना दिया। इससे अब और क्या इंतकाम लेना चाहती हो? जितने जुल्म करने हैं एक बार कर दो। बेटी कैसी बातें करती हो? तुमने बहुत बड़ा फरेब दिया है शमा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इरफान बेटे, सारी रात यहीं काट दी। उस वाक़े को भूल जाओ इरफान। जाओ तैयारी करो, हॉस्पिटल जाने का वक्त हो रहा है। मैं हॉस्पिटल आज नहीं जाऊंगा बच्चा। इरफान, भैया। अरे शैला, तुम कब आई? अभी अब्बा जान ने मुझे बताया है कि आज आप हॉस्पिटल भी नहीं गए और सारी रात जागते हुए गुजारी है आपने। हाँ, अंगारों पे लौटते हुए गुजरी है। आपको जितना सदमा हुआ है भैया, मुझे उसका अंदाजा है। नहीं शैला, मुझे तो खुशी है कि शमा का असली रूप जाहिर हो गया। ये साबित हो गया कि एक तवाइफ जिंदगी भर अच्छी जिंदगी को नहीं अपना सकती। हादसे ज़हन और याददाश्त तो बदल सकते हैं, ईमान नहीं बदल सकते भैया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे नाचते हुए देखा। वो एक लाश मालूम हो रही थी। गाते हुए सुना। उसकी आवाज में आहों का तासुर था। उसके होंठ यूं कांप रहे थे जैसे कोई मौत की आखिरी हिचकी लेने को तड़प रहा हो। शैला, तुम अपने खानदान की जिल्लत को भूलकर उसकी तरफदारी कर रही हो। नहीं, एक औरत दूसरी औरत की मजबूरियां बताने की कोशिश कर रही है। मौत मगर जिंदगी नहीं बेची, गरीब मौत मगर जिंदगी नहीं बेची, चराग बेच दिया रोशनी नहीं बेची, खरीद मौत मगर जिंदगी नहीं बेची।
शमा, तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब। साथ चढ़े उस्ताद जी। आज एक मोहसिन एक तवाइफ के कोठे पर आया है। शमा, नाराज क्यों होती है? अपने घर थप्पड़ मार कर जलील करना अगर आपकी शराफत का सबूत था, तो अब एक तवाइफ के कोठे पर आकर इस गुस्से भरे अंदाज को क्या नाम दिया जाए? अंदाज गुफ्तगू राजी नहीं होना शमा। यहाँ तो लोग तुम्हारी हुस्न जवानी की तारीफ करके अपनी बाजारी मोहब्बत का यकीन दिलाकर तुम्हारी तवज्जो का मरकज बनना चाहते हैं। इन बातों को सुनकर तो मुझे अपनी दिलकशी का यकीन होता है। कितनी बाजारी है तुम्हारी बातें। ये सब कुछ होने से पहले तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई शमा? इस बाजार में तो सिर्फ जिंदगी बिकती है, खुशियां बिकती हैं। लोग मरते हैं तो बस इन्हीं अदाओं में। न जाने आप अभी तक जिंदा क्यों हैं? जिंदा कहाँ? अब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास अब देखने वाली वो अंधी आंखें नहीं। आंखें पाने के बाद ही तो इस माहौल की खूबसूरती और दिलकशी का अंदाजा हुआ है। तभी तो फिर से लौट आई हूँ। पूछे तो आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं आपके सामने कह सकती हूँ, नाच सकती हूँ। तशरीफ रखिए। मैं तुम्हारे होठों पे सिसकने वाली मजबूरियां जानने आया था शमा। तुम्हारी आंखों में आबाद वीरानी और बेबसी तलाश करने आया था, लेकिन तुम एक मुजस्सम तवाइफ हो, और शरीफ लोग तवाइफों की महफिल में नहीं बैठा करते। हुस्न की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते शमा। आंसू और आहू का तूफान अपने दामन में समेट कर ही शमा ने इस कोठे पर दम रखा था। तो फिर ये कदम रुके हुए क्यों? इन्हें तो रक्स करना चाहिए। रक्स भी किया है और अपने सीने पे वो जख्म दिखाए हैं जिन्हें सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम मुझे गाने के लिए उस घर में ले गए थे जो मेरे मोहसिन का घर है। मैंने उनकी खुशियों को जलाकर राख कर दिया है। कारोबारी मुस्कुराहट से इरफान का मोहब्बत भरा दिल भी तोड़ दिया है। अब क्या चाहते हो? तुमने हमारी बातें मानी हैं तो हमने भी इस हसीन सूरत की खातिर अपने उसूल तोड़ते हुए उर्दे रहमान से माफी मांगी है और शहला और फरीद की शादी कर दी। तुमने जो चाहा था वो हो गया। अब हम जो इतने अरसे से चाह रहे हैं वो हो जाना चाहिए। मसूद, तकदीर के सौदे में तुम क्षमा की इज्जत नहीं लूट सकते। ये उस वक्त की शर्त थी। अब वक्त की बागडोर हमारे हाथ में है और हमने इसे हमेशा अपनी मर्जी से चलाया है। बिगड़ा हुआ वक्त बेबस की चीखों से तूफान भी बन जाया करता है, और तुम पहले भी आजमा चुके हो। पहले की बात भूल जाओ, अब तुम हमारे इख्तियार में। मसूद, तुम मत बोलो रबिया भाई। मेरी बात तो सुनो, सब ठीक हो जाएगा। इधर तो आओ। जो कुछ तुम चाहते हो वही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेकार में लड़की से क्यों उलझते हो? मैं जो तुम्हारी। मुझे तुम्हारी नहीं, क्षमा की जरूरत है। मैं अपनी नहीं, शमाही की बात कर रही हूँ मसूद मियाँ। इतनी एहसान फरामोश भी नहीं जो तुम्हारी बात करे इससे हमेशा के लिए तुम्हारे पहलू की जीनत बना दिया जाए, ताकि ये शराफत की बातें भूल कर हमेशा के लिए तबाह बन जाए। तुम इज़्ज़त जाओ, बाजार बंद होते ही आ जाना, तुम्हारे पहलों में होगी। तुमने ऐसा क्यों किया है शमा? अपने नाम पर इल्जाम लेकर उस जलील आदमी के इश्क पर नाच कर तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसकी शराफत तो क्या इंसानियत भी फरामोश नहीं कर सकती। नहीं इरफान। इरफान के ताने तुमने हंस कर सके। इस मासूम और फरिश्ते जैसे चेहरे पर क्या हुई? मैं इस रोशनी बख्शने वाली शमा को यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे मंजूर है, तुम 2 लाख लियो। भूल करके इस घर में शमा का वजूद सिर्फ हमारी मेहरबानी से। मेहरबानियों को भूल कर दौलत से प्यार करना, यही तो हमारे घरों का उसूल है मसूद मियां। तुम्हारे उसूल तो क्या, आज हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मौत की धमकियां तुम जैसे बिगड़े हुए दौलतमंदों से मैंने पहले भी कई बार सुनी है, और मैं इसका इलाज भी जानती हूँ। शराफत से खेलती हूँ इसलिए कि कानून के सामने झुकने के बजाय कानून को हाथ में लेना चाहिए। अम्मी, अम्मी, ये क्या
गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन ये कत्ल मैंने तो नहीं किया। इसका फैसला अदालत करेगी। शमा, ये क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर गया तो वहां पुलिस बैठी हुई थी और मालूम हुआ कि रजिया कत्ल हो गई। मुझे कुछ नहीं मालूम। पिस्टल चलने की आवाज सुनकर मैं कमरे में पहुंची। तमाम मर चुकी थी। पुलिस ने मुझे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। मैंने कत्ल नहीं किया इरफान। मैं जानता हूँ शमा, तुम जैसी मुसीबत ज़्यादा लड़की कभी कत्ल नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या होगा? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें बचाऊंगा। तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर यह बयान दे दो कि तुमने इरफान और शमा के भागने का प्रोग्राम सुना था, जिसकी इत्तला तुमने रजिया को दे दी थी। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं मसूद मियां? भाई, मैं तुम्हारा पुराना हमदर्द हूँ। शुरू से शमा को वापस लाने और तुम्हारी मुश्किलों को हल करने में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, वरना मेरा क्या है? बीवी तुम्हारी कत्ल हुई और सजा तुम्हारी बेटी को मिल ही जाएगी। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया ना। बीवी मेरी कत्ल हो गई, बेटी मेरी जेल में है, मकान मेरा पुलिस ने सील कर दिया। मैं तो फाके मारा गया मसूद मियां। मेरे खर्च अखराजात के लिए कुछ रकम दे दो, मैं पुलिस में बयान दे दूंगा। हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने अखराजात के लिए रख लो और फौरन पुलिस को ये बयान दे दो कि रजिया के कत्ल में इरफान और शमा दोनों बराबर के शरीक हैं। क्या बात है? जनाब अली को महमूद यूसुफ आपसे मिलना चाहता है। किस लिए? कहता है कि रजिया के कत्ल की कोई जरूरी शहादत देने आया। फौरन पेश करो। जरूरी शहादत? सलाम जनाब। तुम यूसुफ हो? जी, मैं रजिया का खामिंद और शमा का बाप हूं इंस्पेक्टर साहब, और इस कत्ल की सबसे बड़ी वजह बताने आया हूं। क्या वजह है? डॉक्टर इरफान और मेरी बेटी के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुआशका चल रहा था। डॉक्टर इरफान? कौन? जो शमा से मिलने आया था? आया होगा जनाब। एक बार जब ये अंधी थी, घर से भाग गई थी। डॉक्टर इरफान ही ने इसे पुना दी थी और इसकी आंखों का इलाज किया था, मगर हम लोग इसे ढूंढकर घर वापस ले आए थे। चंद दिन पहले डॉक्टर इरफान और शमा ने भाग जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने छुपकर सुन लिया और जिसकी इत्तला मैंने रजिया को दे दी थी। ऐन उस वक्त जब शमा और डॉक्टर इरफान भाग जाना चाहते थे, रजिया इनके रास्ते की रुकावट बनी तो इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। तुम्हारा मतलब है? जी, मेरा मतलब है डॉक्टर इरफान और शमा दोनों कातिल हैं, लेकिन डॉक्टर इरफान बड़ी मक्कारी से पुलिस के फंदे से बचकर भाग गया। रियाज जी, डॉक्टर इरफान की क्लिनिक पर रेड करो। अगर वो वहां नहीं मिलता तो उसे घर पर छापा मार के गिरफ्तार कर लो। वेरी वेल सर। इंस्पेक्टर साहब, यह कत्ल मैंने किया है। इरफान का कोई हाथ नहीं। आप उसे क्यों गिरफ्तार करते हैं? बचपन की धुंधली सी तस्वीरें जो मेरे जहन में है, कुछ आवाजें जो सुनाई दिया करती थी, जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे हो। इन आवाजों में दर्द, दुख और चीखों का सा तासुर था। मेरे इर्द गिर्द कौन था मुझे कुछ मालूम नहीं, इसलिए मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। जब मैंने होश संभाला तो मेरे पांव में घुंघरू बंधे थे। मेरे इर्द गिर्द साजों के बजने की ऊंची ऊंची आवाजें थी। मैंने पुकार पुकार कर कहा कि मैं नहीं नाचूंगी, नहीं गाऊंगी, लेकिन मुझे नाचना पड़ा, गाना पड़ा, इसलिए कि मेरे माँ बाप मुझ पे जुल्म करते थे। लेकिन मैं तो अदालत को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये कत्ल मैंने किया है, इससे इरफान का कोई ताल्लुक नहीं। शमा गलत कहती है जज साहब। कत्ल न इसने किया है और न मैंने। असली कातिल कोई और है जो कानून की नजरों से रूपोश है। और योर ऑनर, कानून उसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकता कि कानून हालात और वाकयात देखता है, और मुजरिम ने हालात और वाकयात की शक्ल इस अंदाज से बिगाड़ी है कि उसका जुर्म हम दोनों का जुर्म बनकर रह गया है। योर ऑनर, मैं कानून और अदालत से इंसाफ चाहूंगा, ये इल्तिजा करते हुए कि शमा बेगुनाह है। ये इकबाल जुर्म सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए कर रही है। योर ऑनर, इकबाल जुर्म के अलावा पिस्तौल पर मुल्जिम की उंगलियों के निशानात का
इस बात का सबूत है कि मुल्जिमा शमा ने मकतूल रजिया पर अपने पिस्तौल से गोली चलाई, जो कमरे की दीवार से बरामद कर ली गई। और मुल्जिम इरफान के क्लिनिक से बरामद होने वाला पिस्तौल इस बात का सबूत है कि मकतूल रजिया की मौत उन 2 गोलियों से वाक़ई हुई जो मुल्जिम इरफान ने चलाई थी। योर ऑनर, डॉक्टर इरफान के क्लिनिक से बरामद होने वाले पिस्तौल पर किसी की उंगलियों के निशानात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुल्जिम इरफान ने यह कत्ल बहुत एहतियात से किया और फिर आलय कत्ल इंतहाई बेहतियाती से अपनी मेज की दराज पर रख दिया ताकि पुलिस आए और उसे बरामद कर ले। ऑर्डर, ऑर्डर। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस तगासा के सबसे अहम गवाह यूसुफ के बयान पर जिरा करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। गवाह मोहम्मद यूसुफ, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारी गुज़र औकात का जरिया क्या था? जी बस वो शमा के नाच गाने से पैसा आया करता, सबका खर्चा उसी से चलता था। तो गोया तुम्हारी गुज़र औकात का जरिया तुम्हारी बेटी की कमाई थी। जी। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि नाच गाने से जो दौलत हासिल होती थी वो किसके इख्तियार में हुआ करती थी? जी वो मेरी बीवी के इख्तियार में है। योर ऑनर, मैं इस अदालत में एक कातिल की हैसियत से पेश हूं, लेकिन मैं अदालत की इजाजत से गवाह यूसुफ से चंद अहम सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। गवाह यूसुफ, तुम्हारे बयान से जाहिर होता है कि घर की तमाम दौलत तुम्हारी बीवी रजिया के इख्तियार में थी। क्या यह मुमकिन नहीं कि बेटी की कमाई पर पलने वाले बेगैरत बाप को जब उसकी जरूरतों के मुताबिक पैसे नहीं मिले तो उसने उस दीवार को गिराकर वो तमाम दौलत हासिल करना चाहिए जिस पर उसकी बीवी सांप बनी बैठी थी? नहीं। क्या यह भी गलत है कि रजिया के जिस्म से बरामद होने वाली गोलियां तुम्हारे पिस्तौल से चली थी, जिसे तुमने मेरे क्लिनिक में छुपा दिया था, और इसीलिए अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अपनी बेटी की मोहब्बत से ज्यादा तुम्हें मेरी और अपनी बेटी की गिरफ्तारी की फिक्र थी, ताकि तुम्हारा कातिल होना जाहिर ना हो जाए? ये गलत है जज साहब, एक शौहर अपनी बीवी को कत्ल नहीं कर सकता। अगर एक शौहर अपनी बीवी को कत्ल नहीं कर सकता तो फिर एक बेटी अपनी मां को कैसे कत्ल कर सकती है? शमा रजी के बेटे नहीं। योर ऑनर, गवाह मोहम्मद यूसुफ ने बयान दिया है कि शमा उसकी बेटी नहीं है। योर ऑनर, यही इस मुकदमे का सबसे दिलचस्प पहलू है जो कातिल को बेनकाब कर देगा। गवाह यूसुफ, यह बताओ कि शमा किसकी बेटी है और तुमने इसे कब और कहां से उठाया था? अपना बयान देने से पहले यह सोच लेना कि बच्चे अगवा करने की सजा मौत है। नहीं नहीं, मैंने इसे अगवा नहीं किया, मेरी बीवी से यतीम खाने चलाई थी। कौन से यतीम खाने से? अंजुमन यतीम खाना गखड़। योर ऑनर, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उस यतीम खाने के मैनेजर को अदालत में तलब किया जाए। अंजुमन यतीम खाना के मैनेजर को अदालत में तलब किया जाए। ये तस्वीर आपके यतीम खाने में कब और क्यों उतारी गई थी? जिस वक्त कोई बच्चा यतीम खाने में दाखिल किया जाता है, यतीम खाने के वसूल के मुताबिक उसकी तस्वीर ली जाती है। इसे यतीम खाने में कौन दाखिल करवा गया था? रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ ने। रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ का इस लड़की से क्या ताल्लुक? जी, ये गखड़ के करीब ट्रेन के हादसे में जख्मी होने वाले लावारिस बच्चों में थे। ट्रेन का हादसा? जज साहब, मैं इस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ। ये शमा नहीं, आसिया है जज साहब। आसिया? कौन आसिया? इसका जवाब मैं नहीं, इसकी मां देगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या कह रहे हो भैया? शमा, शमा मेरी आसिया है। उसके बचपन की तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी है भाभी। तभी तो उसकी आवाज मेरा दिल हिला दिया करती थी। तो क्या मेरी आसिया कातला बनकर अदालत में गई है? इस माशरे का कानून उसे कोई सजा नहीं दे सकता, कोई सजा नहीं दे सकता। मैं अदालत में जाऊंगी, मैं अदालत में जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी, मैं अदालत में जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। तो क्या शमा मेरी बहन आसिया है? तो क्या शमा मेरी बहन आसिया है? शमा मेरी बहन आसिया है। मैंने अपनी बहन पर बहुत जुल्म किया, मैंने अपनी बहन पर बहुत जुल्म किया। मैं बहुत गुनाहगार, मैं बहुत गुनाहगार।
और पगार मेरी जुर्मों की सजा मेरी बहन को नहीं चाहिए नहीं चाहिए योर ऑनर, इस्तिगासा के गवाहों के बयानात और मुल्जिमा शमा के इकबाल जुर्म से यह बात साबित होती है कि रजिया बाई का कत्ल मुल्जिमा शमा और मुल्जिम इरफान ने किया है। जज साहब, ये कत्ल मेरी बेटी ने नहीं किया। जज साहब, मेरी बेटी ने कत्ल नहीं किया। अगर आप इस कत्ल के जुर्म में सजा देना चाहते हैं तो उन कातिलों को गिरफ्तार कीजिए जिन्होंने मेरी रूह मेरे एहसास को कत्ल किया है। और मैं तो कई बार कत्ल हुई हूँ जज साहब। पहली बार उस वक्त जब मेरी बेटी अगवा हुई, दूसरी बार उस वक्त जब मेरी बेटी तवाफ बनी। एक माँ की इज्जत नीलाम होती रही और कानून अपनी घनी छांव में सोया रहा। अपने कानून से कह दीजिए तवाफों के उस बाजार को बंद कर दे उस बाजार को जहाँ बेटियों के बाप, बहनों के भाई और माँ के बेटे लुट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और कानून सिर्फ अदालत में बैठा सोचता रहता है। लेकिन मैं कुछ सोचे समझे बगैर अपना फैसला बताती हूँ। एक माँ के दिल की अदालत का फैसला। मेरी बेटी का चेहरा मासूम है फरिश्तों की तरह, उसका दामन पाकीज़ा है शबनम की तरह। जो बेटी तवाइफ बनने से भागती रही है, शराफत की जिंदगी बसर करना चाहती है, वो कत्ल कैसे कर सकती है जज साहब? जरा इतना तो सोचिए, कभी लाशें भी कत्ल कर सकती है। कातिल मैं हूँ जज साहब। यूसुफ को झूठी गवाही यहाँ देने के लिए मैंने भेजा था। डॉक्टर इरफान के कमरे में अपना पिस्तौल मैंने छुपाया था। मैं ही वो बेगैरत भाई हूँ जिसने अपनी बहन पर बुरी नजर डाली और उसे कोठे पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। काट दीजिए इन काबिल नफरत हाथों को जिन्होंने अपनी बहन का सौदा किया था। निकाल दीजिए इन बेगैरत आंखों को जो अपनी बहन पर उठती रही। मुझे मौत का हुक्म सुना दीजिए जज साहब, मुझे मौत का हुक्म सुना दीजिए जज साहब। मैंने मरने के लिए जहर पिया है लेकिन मौत का यकीन है। मैं मर जाना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। मसूद, नहीं, तूने मेरी बेटी को बहुत दुख दिए। तूने मेरी बेटी को बहुत दुख दिए थे। मुल्जिम यूसुफ को हिरासत में लेकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। मुल्जिमा शमा और मुल्जिम इरफान को बाइज्जत बरी किया जाता है। अम्मी, आसिया, मेरी बच्ची, मेरी आसिया, मैंने तेरे लिए 20 साल रो रो कर काटे हैं बेटी। मेरी बच्ची, मेरी अम्मी, आसिया, आसिया। भैया, मसूद, दुनिया छूटे साथ न छूटे